माया और राहुल हनीमून के बाद से अभी तक 4 साल में एक भी हॉलिडे पर नहीं जा पाए थे। दोनों ने अपने ऑफिस से बहाना मारकर छुट्टियां ली और निकल पड़े फॉरेस्ट लेक रिजॉर्ट में। सुबह स्टेशन से उतरकर 4 घंटे की ड्राइव के बाद जब रिजॉर्ट पे माया और राहुल पहुंचे तो उस रिजॉर्ट की खूबसूरती देखकर समझ गए कि उन्होंने वहां आकर कोई गलती नहीं की। ठंडी हवा से हिलती पत्तियों की सरसराहट, चिड़ियों और गिलहरियों की आवाजें और साफ नीले पानी से भरी वो झील जिसके चारों ओर बने हुए थे ढेर सारे कॉटेजेस। उन्हीं में से एक कॉटेज में वो दोनों ठहरने वाले थे। सामान वगैरह रखकर माया और राहुल फ्रेश हुए, कुछ देर आराम किया और फिर निकल पड़े झील किनारे कुछ वक्त सुकून से बिताने। माया झील के किनारे पहाड़ी वादियों की खिली धूप में हरी घास पर लेटी ठंडी हवा का मजा ले रही थी और झील में कुछ आगे एक छोटी सी नाव पे बैठा राहुल मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच राहुल के कांटे में कोई बड़ी मछली फंसी। राहुल ने अपना पूरा ध्यान उसी तरफ लगा दिया। राहुल ने डोरी को खींचना शुरू किया, लेकिन मछली बहुत बड़ी थी। वो भी तो भागने की कोशिश करेगी ही। काफी कोशिशों के बाद राहुल ने उस मछली को नाव तक खींचा और जैसे ही नाव के पास वो उभर के पानी की सतह तक आई तो राहुल एक झटके से नाव में ही गिर पड़ा, क्योंकि वो कोई मछली नहीं बल्कि एक सड़ी गली सी लाश थी जो पता नहीं कब से उस झील में सड़ रही थी। मांस और हड्डियां ऐसी घुल मिल गई थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि कंकाल है या लाश। कहीं सफेद सी हड्डियां तो कहीं हल्का गुलाबी सा थोड़ा बचा हुआ मांस। राहुल को एकदम से जैसी उल्टी सी आ गई। उसने तुरंत खुद को संभाला कि कहीं अगर माया ने देख लिया तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसने फिशिंग रॉड वहीं पानी में फेंक दी और नाव को किनारे तक लाया। खुद को कैसे संभाला था ये राहुल ही जानता था। किनारे आकर बहाने से माया को कॉटेज में ले जाकर राहुल सीधा सिक्योरिटी के पास पहुंचा और उन्हें खबर देकर ऐसे ही वापस माया के पास आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिक्योरिटी ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए खुद ब खुद उन्होंने भी कोशिश छोड़ दी। ये पहली रात थी राहुल और माया की वहां, लेकिन थकान इतनी थी कि दोनों जल्दी ही सो गए। काफी रात गए। माया की आंख खुली तो उसने उठकर देखा कि राहुल बिस्तर पर नहीं था। माया कॉटेज से बाहर निकली और कॉटेज से थोड़ा सा आगे ही पानी तक जाती लकड़ी का पुल था, जहां बिल्कुल आखिरी कोने से आवाजें आ रही थी। माया धीमे धीमे दबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ी ताकि राहुल को पता न चले कि वो पीछे है। लेकिन माया ने कुछ आगे जाकर ही देखा कि राहुल फोन पर नहीं बल्कि झील में देखता हुआ अपने आप में बड़बड़ा रहा था। माया कुछ और आगे गई। जो उसने देखा
वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पानी की सतह के जरा सा नीचे माया ने एक चेहरे को देखा जो राहुल से बात कर रहा था। उसकी बातों के साथ साथ पानी में बुलबुले उठ रहे थे और जैसे ही उस चेहरे की नजर माया पर पड़ी, वो तुरंत वापस पानी में समा गया और माया एक जोर की चीख के साथ वहीं जेटी पर गिरकर बेहोश हो गई। और माया इसी चीख के साथ अपनी नींद से जागी तो सुबह हो चुकी थी और राहुल उसकी चीख सुनकर हड़बड़ा के उसके पास गया और कहा, क्या हुआ माया, तुम चीखी क्यों? माया जानती थी कि उसने कोई सपना नहीं देखा था। उसने डरे डरे ही राहुल से कहा, तुम कल रात को जेटी पे बैठे किससे बात कर रहे थे? राहुल, ये सब क्या हो रहा है? मैंने देखा वहां क्या हो रहा था राहुल, बताओ। राहुल ने माया की बात सुनी और जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, माया, एक तो इतने साल के बाद इतने तिकड़म लगाकर छुट्टी ली है और तुम इसमें ऐसे सपने देख के डर जाओगी तो छुट्टी तो फिर हम घर पे भी मना लेते। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, सुना है यहां का स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, लेट्स गो फॉर अ स्विम। किसी तरह राहुल ने माया को मना लिया और फिर माया ने भी देखा कि एक सपने को लेकर इतना परेशान होना और पूरी छुट्टियों को बर्बाद करना बेवकूफी है। दोनों तैयार होकर स्विमिंग पूल के पास पहुंचे और कुछ देर वहां बैठने के बाद जब पूल के आसपास सब लगभग खाली ही था तो दोनों पानी में उतरे और ठंडे पानी और खिली धूप में हंसते खेलते एकदम से राहुल ने पानी के अंदर एक डुबकी मारी और माया ने पलट के देखा तो राहुल कहीं नहीं दिख रहा था। माया पानी के अंदर ही खड़ी खड़ी चिल्लाई, राहुल प्लीज मजाक मत करो, पानी से बाहर आओ प्लीज, कुछ हो गया तो इस वीराने में कहां जाएंगे? लेकिन राहुल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। काफी देर तक रोने चिल्लाने और राहुल के कहीं पीछे से आके डराने की उम्मीद लिए हुए जब माया ने देखा कि राहुल कहीं नहीं है तो अपने राहुल को खोने का डर उसके दिल में आया। उसने भी एक गहरी डुबकी लगाई और थोड़ा नीचे पूल जहां पर बहुत गहरा था वहां उसके पैर से कुछ टकराया। माया को पानी के अंदर ही अपनी आंखों से आंसू निकलते महसूस हुए क्योंकि वो राहुल था। माया ने उसे कस के पकड़ा और बाहों में लेकर पानी से बाहर हांफती हुई निकली तो उसने अपनी आंखों के सामने रिक्लाइनर पर धूप सेकते और मुस्कुराते हुए राहुल को देखा। एक झटके में जिस राहुल को पकड़े होने का बोझ वो महसूस कर पा रही थी वो गायब हो चुका था। माया बुरी तरह से डर गई थी। वो डरी डरी सी राहुल के पास गई तो राहुल ने उसे देखते ही कहा, घबराओ मत बेबी, कभी कभी कुछ चीजें जो दिखती है वो होती नहीं है। राहुल की बात सुनते ही माया और भी बुरी तरह से घबरा गई। थोड़ा झल्ला के राहुल से बोली, तुम्हें कैसे पता मैंने कुछ देखा या कुछ ऐसा हुआ? राहुल एकदम से ग्लास को सामने टेबल पर रखकर बोला, क्या हुआ? मैंने क्या बोला यार, मैं तो पी रहा हूं यहां पर आराम से। माया अब डर भुलाकर
गुस्से से पैर पटकती हुई राहुल से बोली, तुम और तुम्हारे ये बेहुदे मजाक एक दिन मेरी जान लेके छोड़ेंगे राहुल। और पलट कर माया वहां से वापस जाने को चल दी। तो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो पीछे से कई लोगों की आवाज आई। पलट कर माया ने देखा तो राहुल स्विमिंग पूल में इस वक्त डूब रहा था। माया तुरंत पानी में कूदी और किसी तरह लगभग बेहोश हो चुके राहुल को बाहर निकाल कर ले आई। इन सारी घटनाओं के बाद माया इस रिजॉर्ट में एक पल भी रुकने को तैयार नहीं थी। खांसता हुआ राहुल उसके साथ कॉटेज तक गया और वहां जाकर माया ने साफ साफ कह दिया कि एक पल भी वो अब यहां रुक नहीं सकती। राहुल यहां से वापस जाने को मान तो गया, लेकिन एक ही दिक्कत थी इस जगह को छोड़कर निकलने में। वहां से रेलवे स्टेशन 4 घंटे दूर था और स्टेशन पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाना था और ट्रेन भी उन्हें सुबह ही मिलती। और ऐसी वादियों में रातें अगर स्टेशन की ठंड में बैठ के गुजरे तो किसी और चीज का तो पता नहीं, लेकिन ठंड जरूर दोनों को मार देती। आखिरकार राहुल के कहे मुताबिक दोनों ने फैसला यही किया कि सुबह तक दोनों उस कॉटेज से बाहर नहीं निकलेंगे और अंदर अपने कॉटेज में ही रहेंगे। कुछ देर दोनों लेटे रहे, उसके बाद टीवी देखा, लेकिन बातचीत दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुई। राहुल उठकर बाथरूम गया तो बाथरूम के अंदर से खुसफुसाहट की आवाजें सुनकर माया ने दरवाजे पर कान लगाया तो उसने राहुल को किसी से कहते हुए सुना, तुम यहां क्यों आई हो? जाओ यहां से। माया ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जाओ जाओ, खिड़की से बाहर निकल जाओ। और इधर बाथरूम के अंदर से राहुल को बाहर माया की आवाज सुनाई दी और उसने इधर से कान लगाया दरवाजे पर तो माया को किसी से कहते हुए सुना, जाओ जाओ, राहुल बाथरूम में है, कभी भी बाहर आ जाएगा। हमें साथ देख लिया तो मार डालेगा तुम्हें, प्लीज चले जाओ। राहुल ने जोर से दरवाजा खोला और बाहर निकलते ही माया पर बरस पड़ा। माया, कौन था यहां पर? कहां है तुम्हारा यार? भगा क्यों दिया उसे? माया को भी ऐसे ही कुछ बर्दाश्त होने वाला नहीं था। उसने भी पलट कर कहा, अच्छा, मेरा यार? और तुम अंदर किसको भगा रहे थे खिड़की से? जरा मैं भी तो सुनूं। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे। दोनों बुरी तरह लड़ ही रहे थे जब एक जोर की आवाज से दीवार पर लगी हुई घड़ी नीचे गिरकर टूट गई। राहुल गुस्से में खुद पर काबू नहीं रख पाता था, इसलिए गुस्से में दंदनाता हुआ वो वहां से बाहर चला गया। तो माया ने भी टूटी घड़ी और कांच उठवाने के लिए रूम सर्विस को फोन किया और कुछ कांच के टुकड़े हटाकर घड़ी को उठाकर टेबल पर रखने गई तो देखा घड़ी उल्टी चल रही थी। उसके गुस्से पे लगभग तुरंत ही खौफ भारी पड़ गया था। बाहर राहुल को पुकारती हुई निकली तो वो भी घबरा गया। रोते रोते पूरी बात बता के दोनों वापस अपने कॉटेज की ओर आने लगे तो उनके कमरे के अंदर से उन्हें एक लड़के और लड़की के झगड़ने की आवाजें आने लगी। अब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अंदर पता नहीं क्या दिखता उन्हें। इतनी ही देर में हाउसकीपिंग का लड़का आया टूटी घड़ी उठाने के लिए। उससे राहुल ने कहा कि उनके कॉटेज में कोई अनजान घुस गए हैं जिनकी आवाजें आ रही हैं। वो लड़का राहुल के कहने पर अंदर गया और कुछ देर बाद हंसता हुआ बाहर आकर बोला, आप बहुत ही अच्छा मजाक करते हैं सर। ना तो अंदर
घड़ी टूटी है और ना ही कोई है, और वो आवाजें तो आपकी टीवी से आ रही है। कमरे के अंदर टीवी चलने की बात जब हाउसकीपिंग वाले ने बाहर आकर बताई तो दोनों की जान में जान तो आई, लेकिन दोनों ने तय किया कि जल्दी खाकर सो जाएंगे, कमरे की लाइट्स जलाकर ही रखेंगे और दरवाजे को भी लॉक नहीं करेंगे। डिनर करीब 8 बजे ही करके राहुल और माया दोनों सोने चले गए। रात तकरीबन 3 बजे एक आवाज से राहुल की नींद टूटी। राहुल, राहुल। राहुल का नाम इस तरह से पुकारने वाली आवाज किसी और की नहीं बल्कि माया की ही थी। राहुल ने नींद में ही आंखें बंद रखे हुए जवाब दिया, क्या हुआ यार, बस कुछ ही घंटे की तो और बात है, उसके बाद वापस घर चले जाएंगे यार, सो जाओ माया। बदले में राहुल को दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी तो राहुल ने आंखें खोल कर देखा। दरवाजा खुला पड़ा था और माया कमरे में कहीं नहीं थी। राहुल ने माया को धीरे से आवाज लगाई, माया, कहां हो माया? माया, माया, माया कहां हो तुम? माया, माया। आवाज लगाते हुए राहुल उठा और कमरे के बाहर निकला तो सामने झील के पानी से ऐसी आवाज आई जैसे कोई पानी में चल के उतरा हो। राहुल माया को पुकारता हुआ, माया, 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 माया। उसी तरफ पीछे पीछे गया जिधर से आवाज आई थी और वहां जब उसे कुछ नहीं दिखा तो वापस जाने को पलटा ही था जब दोबारा उसे अपना नाम सुनाई दिया, राहुल, 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 राहुल। राहुल ने इस बार ध्यान से आवाज को सुना तो उसका पीछा करने लगा। आवाज के पीछे पीछे चलता हुआ उस झील के पानी में जाते हुए लकड़ी के पुल की लकड़ियां चरमराने लगी तो राहुल को अपना नाम ऐसे सुनाई देने लगा जैसे कोई पानी के अंदर से उसके नाम को पुकार रहा हो, क्योंकि उसके नाम की आवाज के साथ साथ बुलबुलों की आवाजें भी आती जा रही थी। राहुल, 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 राहुल। राहुल जैसे ही उस पुल के किनारे पहुंचा तो उसके मुंह से माया का नाम चीखते हुए निकला, माया! क्योंकि माया पानी के अंदर से हंसती हुई राहुल का नाम पुकार रही थी। राहुल ने तुरंत उस पुल पर लेट के अपने हाथ को आगे बढ़ाया माया को बाहर निकालने की कोशिश के लिए और कहने लगा, माया ये क्या नाटक है, चलो बाहर आओ, ठंड लग जाएगी तुम्हें, अभी तक यहां से तुम्हें भागना था और अब ये सब, चलो जल्दी बाहर चलो। पानी में से चेहरा थोड़ा सा निकालकर माया हंसी और राहुल का हाथ पकड़कर उसे पानी में घसीटने की पूरी कोशिश करती हुई उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, अब मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है राहुल, मैं यहीं रहूंगी, तुम घर चले जाओ वापस, और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। राहुल समझ गया था कि वो सचमुच माया को अब ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि
माया का जो हाथ राहुल के हाथ को पकड़े हुए था, वो हाथ दिखने में बिल्कुल वैसा ही आधी हड्डी आधे गोश्त वाला था जैसी वो लाश उसने देखी थी। आज भी उस रिजॉर्ट के बाहर करीबन कुछ 12 लोगों की तस्वीरें लगी हैं जिन्हें लापता करार दिया गया है, और उस झील के आस पास भी जाना किसी भी टूरिस्ट के लिए अब सख्त मना है, क्योंकि जिस किसी ने भी उस झील में लाश देखी है वो वहां से अकेला ही लौटा है, क्योंकि उसके साथ जो भी आता है वो वहीं का होकर रह जाता है।